दोस्तों देखिए, जब बैंकिंग सेक्टर का जो शुरुआत हुआ, तो वो जो शुरुआत है वो हमको आज़ादी से पहले के टाइम पे ही देखने को मिलती है, ठीक है? जब औपनिवेशिक शासन था भारत में, तभी से बैंकिंग व्यवस्था भारत में आ गई थी। अगर आप बात करें आज़ादी से पहले, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए लगभग 600 बैंक्स ऑलरेडी थे भारत में, ठीक है? जो पहला बैंक था, वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, ठीक है दोस्तों? इस चीज़ को याद रखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1717 में बना था, ठीक है? 1770 में, ठीक है? और दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी, आपको पता होगा कि उस समय इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती थी, उसके लिए जो कलकत्ता वाला रीजन था बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान को वहाँ पे स्थापित किया गया था, क्योंकि ये भारत का पहला बैंक है, इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। हालाँकि कुछ समय के बाद 1832 में ये बैंक बंद हो गया था, ठीक है? इसके साथ ही साथ दोस्तों जो और बैंक थे, जैसे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, ये सबको मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, ठीक है? और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में आके बनता है हमारा एसबीआई, ठीक है दोस्तों? एसबीआई बनता है, ठीक है? तो एसबीआई क्या है, मर्जर से बना हुआ था। किसके किसके मर्जर से बना है? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है? चलिए, और कुछ ऐसे बैंक्स भी हैं जो उस समय स्थापित किए गए थे 19वीं सदी में, लेकिन अभी तक हैं, जैसे पीएनबी हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, ये सब है ना? और आरबीआई वाली वीडियो में आपको मैंने बताया हुआ है कि 1935 में भी आरबीआई को स्थापित कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों? तो आरबीआई भी आज़ादी से पहले वाले पार्ट में आ जाएगा हमारा, ठीक है? इसको ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं अब आज़ादी के बाद क्या हुआ। तो आज़ादी के बाद दोस्तों जो दूसरा चरण है ना? ये हो गया फर्स्ट फेज़। अब सेकंड फेज़ देखते हैं हम लोग। सेकंड फेज़ में होता ये है दोस्तों कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। जो मेरे दोस्त राष्ट्रीयकरण का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, राष्ट्रीयकरण का मतलब सिंपल सा ये है कि पहले जैसे बैंक में जो प्राइवेट सेक्टर था, है ना? उसका जो हिस्सेदारी था, वो ज़्यादा था। लेकिन जब गवर्नमेंट आई, जब नई सरकार बनी, भारत की आज़ाद सरकार बनी, तो सरकार ने सबसे पहले क्या किया कि जो ये प्राइवेट बैंक थे, इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी कि सरकार ने कम से कम 51% हिस्सा रखा अपने पास, ताकि जो डिसीजंस हो कि लोन किसको देना है, कैसे देना है, कितने परसेंट पे देना है, इसके लिए क्या होगा कि सरकार जिम्मेदार होगी, सरकार निर्णय लेगी, ठीक है? पर इसका कारण क्या था दोस्तों? क्या जरूरत पड़ी राष्ट्रीयकरण करने की? फटाफट समझते हैं, है ना? तो सबसे पहले था कि जो पूरा लार्ज पॉपुलेशन है हमारा, सब रूरल थे, ठीक है? और जो ग्रामीण जनता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सके, है ना? ताकि वो अपनी बाकी एक्टिविटीज़ में, खेती में, अपने घर परिवार को देखने में, देश के विकास में योगदान दे सकें। पहला पर्पज़ तो ये था। दूसरा था कि एफिशिएंसी को बढ़ाना था, क्योंकि उस समय प्राइवेट सेक्टर में क्या था दोस्तों? करप्शन बहुत ज़्यादा था, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। तो सरकार का कंट्रोल जितना ज़्यादा होता, करप्शन को उतना कम किया जाता। उस समय मान्यता थी सरकार की, क्योंकि उस समय के नेता कैसे थे? सरदार पटेल, नेहरू, है ना? तीसरा जो था कि जो आर्थिक विकास है उसको प्रमोट करना था, है ना? चौथा था कि जो बैंकिंग है उसका जो कंडीशन है उसको और डेवलप करें अपन आगे, ठीक है? और जो आर्थिक सामाजिक संतुलन है वो बना रहे, ठीक है दोस्तों? यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं कि इसी समय क्या हुआ था कि जो मैंने आपको बताया कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था आज़ादी के टाइम पे, आज़ादी से पहले, उसी को 1955 में एसबीआई नाम दिया गया, ठीक है? 1955 में एसबीआई नाम दिया गया, ठीक है दोस्तों? और फिर बाद में 1955 से लेके हम लोग 59 तक का जो टाइम था, उस समय क्या हुआ कि एसबीआई का ग्रुप बना, है ना? स्टेट बैंक ग्रुप बनाया। और ये चीज़ें ऐसी चलती रही, इमरजेंसी के दौर में और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है? उसके बाद ये सारी चीज़ें चल रही थी एक साथ। फिर आपको पता होगा भारत में जो आर्थिक सुधार हुए 1990 के आसपास में, है ना? 1990-91 में, जिसको एलपीजी भी कह देते हैं। क्या कहते थे दोस्तों? एलपीजी, है ना? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है? तो इस दौर में क्या हुआ कि एक कमेटी बनाई गई, नरसिम्हन कमेटी, ठीक है दोस्तों? नरसिम्हन कमेटी बनी इस समय पे। और नरसिम्हन कमेटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक सेक्टर के लिए, है ना? क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कॉलम में आ जाए कि आप मैच करिए कौन सी कमेटी किस क्षेत्र के लिए बनी थी, किस चीज़ के लिए बनी थी, है ना? जैसे सरकारी आयोग के बारे में पूछा था कि किस लिए बना है, तो वैसे ही नरसिम्हन कमेटी को आपको याद रखना है, ठीक है? तो नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए, अनुशंसाएं की, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी अब बैंकिंग में आने देना चाहिए, ठीक है? तो आरबीआई ने, जो आरबीआई है हमारी, आरबीआई ने फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लाइसेंस देना चालू किया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर बैंक को लाइसेंस कौन देता है? तो आरबीआई लाइसेंस देती है दोस्तों। कौन देता है? आरबीआई देती है, आरबीआई देती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसी टाइम क्या हुआ दोस्तों कि ये जब आरबीआई ने लाइसेंस देना चालू किया, तो उस समय किस तरीके के बैंक आए? आपने बहुत सारे बैंक के नाम सुने भी होंगे। आईसीआईसीआई आया, एचडीएफसी आया, एक्सिस बैंक आया, है ना? इंडस्ट्रियल बैंक आया। ये सारे बैंक हैं जो अभी भी सेवा दे रहे हैं। उसके बाद 1998 में क्या हुआ? 1998 में ये हुआ दोस्तों कि फिर से दोबारा से और बहुत सारे बैंकों को फिर से लाइसेंस दिया गया, है ना? और नरसिम्हन कमेटी ने दोबारा फिर से रिकमेंडेशन दी सेम। तो उस समय कोटक महिंद्रा, है ना? कोटक महिंद्रा बैंक बना, फिर यस बैंक बना, ठीक है? इस तरीके के बैंक्स बने उस समय, ठीक है? और फिर अभी 2015 में आईडीएफसी, है ना? इस तरीके के बैंक्स बने। मतलब आप समझ रहे कि प्राइवेट सेक्टर को जो है गवर्नमेंट आने दे रही है, ठीक है? तो आपको ये समझ में आया होगा कि बैंकिंग का जो डेवलपमेंट था वो कैसे कैसे आगे बढ़ा है, ठीक है दोस्तों? कैसे कैसे आगे बढ़ा, आप समझ पा रहे हैं? आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम चालू करते हैं मेन चीज़ों को, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रमुख प्रकार है बैंक्स के, जो बैंक्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, बैंक्स किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ बैंक्स, ठीक है दोस्तों? तो पहला टाइप हो गया सेंट्रल बैंक का। आपको पता है सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा? हमारा सेंट्रल बैंक दोस्तों आरबीआई है ना? आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक। इसके बाद दोस्तों आते हैं कमर्शियल बैंक। आपको मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद मैं आपको सारे जो है सबको डिटेल से अलग अलग भी बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, ताकि चीज़ें अच्छे से रिलेट हो पाए आपके दिमाग में, है ना? सेट हो जाए। तो देखिए दोस्तों, कमर्शियल बैंक भी तीन टाइप के होते हैं ना?
एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया, और एक विदेशी बैंक हो गया, फॉरेनर बैंक्स, ठीक, फॉरेन बैंक। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें खास बात ये होती है कि जो गवर्नमेंट होता है उसकी हिस्सेदारी 51% या उससे ज़्यादा होती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में जस्ट उल्टा कर लीजिए, प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी ज़्यादा होती है, सरकार की कम होती है। और जो फॉरेन बैंक्स होते हैं, ये ऐसे बैंक हैं जिसमें जो अधिकांश हिस्सेदारी होती है वो विदेशी कंपनियों की होती है, जो भारतीय नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको कमर्शियल बैंक्स का ओवरव्यू मिल गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग डेवलपमेंट बैंक्स, है ना। तो डेवलपमेंट बैंक्स क्या हैं, कैसे हैं, इसको भी हम लोग फुल डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आप जाने कि ये भी प्रकार है। उसके बाद आ गया दोस्तों स्पेशलाइज्ड बैंक्स। अब ये कैसे बैंक हैं, इसके नाम से ही लग रहा है कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए बने होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे डेवलपमेंट बैंक जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड पर्पस के लिए अलग से बनाए गए हैं। फिर कोऑपरेटिव बैंक्स, सहकारी बैंक्स, इसके बारे में आपको पता होगा मेरे ख्याल से, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपने देखा होगा। तो इसके भी 3 टाइप्स हैं यहाँ पे दोस्तों। इन तीनों टाइप्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सारे बैंक्स के एक टाइप को डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक वाणिज्यिक बैंक से, है ना दोस्तों। वाणिज्यिक बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसमें। और मेरा मानना ये है कि आप लोगों को इस तरीके के टॉपिक्स को बहुत ध्यान से और बारीकी से तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बन जाते हैं, और ऐसे प्रश्न अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर क्या है, कॉम्पिटिशन में आप बहुत पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बैंक्स होते हैं किस अधिनियम के तहत गठित है दोस्तों, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1956, है ना। आपको ये याद रखना, हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कि वाणिज्यिक बैंकों का गठन आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का उसके तहत होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए एक अलग से ही अधिनियम है ना। दूसरा चीज़ देखते हैं दोस्तों कि जो बैंक्स होते हैं ये व्यावसायिक आधार पर काम करते हैं, है ना, व्यावसायिक आधार पर काम करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ, है ना, इनका मुख्य उद्देश्य लाभ होता है। ये लाभ के आधार पर काम करते हैं, अगर इनको प्रॉफिट हो रहा है तो ही आपको लोन देंगे, अदरवाइज लोन नहीं देते हैं। हालांकि गवर्नमेंट के कुछ मेजर्स हैं इसीलिए इनके लिए। उनके पास एकीकृत रचना है ना, मतलब पूरा एक सिस्टम है ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई हेड होगा उनका, फिर उनके नीचे कोई होगा, फिर उनके नीचे कोई होगा, इस तरीके से एकीकृत संरचना है ना। उनका स्वामित्व, है ना, उनका स्वामित्व सरकार, राज्य या किसी निजी संस्था के पास है, यानी किसी के पास भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के पास ही होगा, जो गवर्नमेंट है हमारी उसके पास भी हो सकता है। जैसे एसबीआई है, वो तो है कमर्शियल बैंक ही, लेकिन उसकी ओनरशिप कहाँ है, गवर्नमेंट के पास में है दोस्तों, है ना, सरकार के पास में है। अब देखिए इनका जो रुझान होता है ये ग्रामीण से लेकर शहरी तक सभी क्षेत्रों में होता है, यानी ऐसा नहीं कि केवल शहरों तक सीमित होंगे, अगर इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना है तो भी, है ना। ये हर सेक्टर में, हर एरिया में लोन देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे, ये बैंक तब तक रियायती ब्याज दरें नहीं लेते जब तक आरबीआई द्वारा निर्देश ना दिया जाए। इन बैंकों के लिए सार्वजनिक जमा जो है धन का मुख्य स्रोत है। इसका मतलब है कि बैंक जो है इनको जो पैसा मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सार्वजनिक जमा से, यानी कि जो पब्लिक जमा करती है ना, वो इनका मेन सोर्स है। ये कहीं से लोन नहीं लेते हैं। इनको जो मैक्सिमम धन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, पब्लिक से मिलता है। इसके अलावा भी कुछ है जो अनुदान मिल जाए, नाबार्ड से मिल जाए, इस तरीके से, पर ये सबसे मेन है, पब्लिक जो जमा करती है वही पैसा बैंक के पास होता है मेन, है ना। और जो यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है कि तब तक ब्याज दरें, रियायती ब्याज दरें नहीं देते हैं जब तक कि इनके ऊपर दबाव नहीं बनता आरबीआई का, है ना। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में, आरबीआई वाली वीडियो में पढ़ाया था CRR SLR, है ना। आपको याद होगा CRR SLR आपने पढ़ा होगा, कैश रिजर्व रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, है ना। तो आपको ये सब चीज़ पता होनी चाहिए दोस्तों, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, बहुत बेसिक जानकारी है ये। अब कमर्शियल बैंक्स के बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और भी अलग अलग टाइप्स से बैंक्स के जिनका आइडिया होना जरूरी है। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात थी, जो मेन पॉइंट्स थे मैंने वही रखा है, आप इतना करके जाइए, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और ज़्यादा पढ़ने के चक्कर मत रहिएगा, क्योंकि आप खोजने जाएंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से आपके काम की नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पेमेंट बैंक्स को देखते हैं दोस्तों। अब पेमेंट बैंक्स ये जो प्रकार है, नया प्रकार है, इनोवेशन है आरबीआई का आज के समय में। ठीक है, आरबीआई ने क्या किया 2014 में दोस्तों इसका गठन किया। ठीक है, इसके बारे में नोटिफिकेशन रिलीज़ किए। तो इसमें खास बात क्या है दोस्तों, ये जो बैंक्स होते हैं, जैसे यहाँ से अगर अपन स्टार्ट करें पढ़ना कि एक भुगतान बैंक, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसको देखते हैं बाद में। एक भुगतान बैंक किसी भी अन्य बैंक की तरह लेकिन छोटे प्रतिबंधित पैमाने पर काम करता है, यानी कि बैंक्स की तरह तो काम करता है पर बहुत छोटे लेवल पर करता है, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना दोस्तों, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिसका इनको ध्यान रखना पड़ता है। पेमेंट बैंक के साथ क्रेडिट जोखिम शामिल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों कि लोन नहीं देते हैं। ठीक है, और लोन नहीं देते हैं तो लोन रिकवरी वाला टेंशन नहीं है, वो जो रिस्क है क्रेडिट का रिस्क वो भी नहीं होता इनके पास। अधिकांश बैंकिंग कार्य कर सकते हैं लेकिन ऋण नहीं दे सकते, और क्योंकि ऋण नहीं दे सकते इसलिए क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते। दोस्तों आपको पता होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था पेमेंट बैंक से रिलेटेड कि पेमेंट बैंक जो होते हैं वो क्रेडिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं पर डेबिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, डेबिट कर सकते हैं, पर देखिए यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। यह केवल मांग जमा यानी बचत और चालू खाते को स्वीकार कर सकते हैं, सावधि जमा को नहीं, यानी कि टाइम डिपॉजिट भी नहीं ले सकते हैं, है ना दोस्तों, टाइम डिपॉजिट भी नहीं ले सकते, केवल एक ही टाइप का डिपॉजिट ले सकते हैं। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट यानी मांग जमा। देखिए दोस्तों, हिंदी में हो सकता है बैंकिंग के कुछ वर्ड्स आपको समझने में दिक्कत होंगे, तो जो उसके अंग्रेजी वर्ड्स हैं मैं वो भी आपको बता दूंगा साथ में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन एग्जाम में आपको कोशिश ये करना है कि आप हिंदी शब्दों का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, नहीं तो उसका भी पेनल्टी होता है। ठीक है, आप यूपीएससी का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि जिस भाषा को आपने चुना उसी भाषा में आपको आंसर लिखना है। तो ये सारे वर्ड्स को आप मांग जमा, सावधि जमा याद रखेंगे, अलग से नोट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
भुगतान बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय सेवा गतिविधियां शुरू करने के लिए सहायक कंपनियां स्थापित नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि कुल मिला के इसमें भी वही बात है कि ऐसी सेवाएं जो बैंकिंग से अलग है, गैर बैंकिंग, देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है गैर बैंकिंग यूज़ किया गया है, ठीक है। गैर बैंकिंग मतलब नॉन बैंकिंग, तो ये केवल बैंकिंग से रिलेटेड वित्तीय सेवाएं देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, एक और कमेटी का नाम है यहाँ पे डॉक्टर नचिकेतन मोर की अध्यक्षता वाली समिति ने निम्न आय वाले निम्न आय वर्ग और छोटे व्यवसायों की जरूरत को पूरा करने के लिए पेमेंट्स बैंक स्थापित करने की सिफारिश की थी, है ना। तो जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको नरसिम्हन समिति के बारे में बताया था, वैसे आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर नचिकेत मोर ये जो है इन्होंने पेमेंट बैंक का जो है सिफारिश किया था, ठीक है। इनका आइडिया था ये, तो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार न्यूज़ बना हुआ है, कई सालों से न्यूज़ में दोस्तों, तो इस तरीके की न्यूज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि इसका जो बेनिफिट हो क्या है। ग्रामीण बैंकिंग विस्तार, विविध सेवाओं तक पहुँच, सामाजिक और वित्तीय समावेशन, इसके कुछ लाभ हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पेमेंट बैंक समझ में आया होगा, इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कुछ कुछ बातें हैं छोटी छोटी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ तक अगर आप समझ गए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आप, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आप यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए। एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आदि। इसके अलावा मैं बता दूँ अभी आपको 6 पेमेंट बैंक है, एयरटेल, जियो, NSTL, पेटीएम, इंडिया पोस्ट और फिनो, ठीक है। टोटल 6 पेमेंट बैंक हैं अभी इंडिया में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। ये विशेष प्रकार के वाणिज्यिक बैंक हैं जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को रियायती ऋण प्रदान करते हैं, यानी ये भी वाणिज्यिक बैंक का एक प्रकार है, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। लेकिन ये कहाँ देते हैं अपना लोन? कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का जो मेन फोकस है, इनका मेन फोकस एरिया कृषि और ग्रामीण, ठीक है। नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। ग्रामीण वर्ड लगा हुआ है इसमें। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, ठीक है। और इसके लिए जो है, इसके लिए भी देखिए एक अलग एक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कमर्शियल बैंक के लिए एक एक्ट था ना, वैसे एक अलग एक्ट इसके लिए भी है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। RRB केंद्र सरकार का 50% देखिए हिस्सा है, राज्य सरकार का 15 और एक वाणिज्यिक बैंक का 35, ठीक है। सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार का है, फिर राज्य सरकार का रहेगा और वाणिज्यिक बैंक का रहेगा। केंद्र सरकार पहले नंबर पे, वाणिज्यिक बैंक दूसरे नंबर पे और राज्य सरकार तीसरे नंबर पे हिस्सेदारी के मामले में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1987 से 2005 तक 196 RRB की स्थापना की गई थी। कितने? 196। मुझे लगता है आपने भी अपने आसपास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो देखे ही होंगे, है ना। 2005 से सरकार ने RRB का विलय शुरू कर दिया, ठीक है। यानी 2005 के बाद से इसके नंबर को कम करना सरकार ने कम कर दिया था, स्टार्ट किया था। और अभी जो नंबर है वो कितना रह गया? 82 रह गया है, ठीक है। और एक और खास बात है दोस्तों, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अगर आप यूपीएससी का पेपर देखें तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट है उनको क्वेश्चन में डाल दिया जाता है। एक RRB भौगोलिक रूप से जुड़े 3 से अधिक जिलों में अपनी शाखाएं नहीं खोल सकता, ठीक है। यानी कि अगर ऐसे जिले हैं, ठीक है, जो आपस में जुड़े हुए हैं, 3 से अधिक जिलों में अपनी शाखाएं नहीं खोल सकता, मैक्सिमम 3। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक जिला है, ठीक है, ये एक जिला है, फिर उससे जुड़ा दूसरा, उससे जुड़ा तीसरा, उससे जुड़ा चौथा, तो यहाँ खोल सकता है, फिर यहाँ खोल सकता है, यहाँ खोल सकता है, यहाँ खोल सकता है। पर जब चौथे की बारी आएगी तो फिर उसको यहाँ पे गैप करना पड़ेगा, यहाँ नहीं खोल सकता। फिर पाँचवां, फिर छठवां, फिर सातवां, ऐसे खोलेगा, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे नहीं खोलेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है बस, इतना टफ पॉइंट नहीं है, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें कहीं पढ़ने दिखती नहीं है आमतौर पर, तो छूट जाती है नजर से, और एग्जाम में आता है तो लगता है कि हो सकता है ऐसा क्यों ही होगा, पर ऐसे स्टेटमेंट सही निकल जाते हैं वैसे टाइम पे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्पेशलाइज्ड बैंक, विशिष्ट बैंक, ठीक है। अब इनके नाम से ही पता चला कि किसी विशिष्ट काम के लिए बने होंगे। तो कुछ बैंक केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए शुरू किए जाते हैं, ऐसे बैंकों को विशिष्ट बैंक कहा जाता है। जैसे सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है। तो अब लघु उद्योग विकास बैंक जो है, इसका काम क्या है? लघु उद्योग या व्यवसाय के लिए ऋण सिडबी से लिया जा सकता है, ठीक है। इसके नाम से भी पता चल रहा है दोस्तों, लघु उद्योग विकास बैंक है इसका नाम। इस बैंक की मदद से छोटे उद्योगों को आधुनिक तकनीक उपकरणों से वित्त पोषित किया जाता है। यानी अगर आप भी कोई इंडस्ट्री चालू करें छोटी अपनी, तो सिडबी आपको लोन दे देगा। फिर आता है एक्जिम बैंक, ठीक है। एक्जिम मतलब क्या होगा? EX हो गया एक्सपोर्ट, IMS हो गया इम्पोर्ट, ठीक है। इसका मतलब है निर्यात और आयात से। अगर आप निर्यात और आयात जैसी गतिविधियों में शामिल हैं तो आपको लोन कहाँ से मिल जाएगा? एक्जिम बैंक से मिल जाएगा। क्यों मिलेगा दोस्तों लोन? क्योंकि सरकार चाहती है कि हमारे देश से जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है ये गतिविधियाँ ज़्यादा, खास करके एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, हम अपना सामान ज़्यादा बेचें और दूसरे का कम खरीदें, ठीक है। तो इसके लिए सरकार अलग अलग प्रकार की छूट देती है। सामान आप बाहर भेज रहे हैं तो आपको कम ड्यूटी लगेगा, देश में मंगा रहे हैं तो ज़्यादा ड्यूटी लगेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, सब आपस में जुड़े हुए हैं, मैं बस आपको यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमने एक्जिम बैंक में इस चीज़ के बारे में चर्चा की थी, ठीक है दोस्तों। ठीक है भाई लोग, अब देखो आगे क्या हुआ। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है नाबार्ड, ठीक, इसका नाम क्या है दोस्तों? देखो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अगर आपको इसका फुल फॉर्म भी पता है, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि इसका काम बताइए, तो क्या आप नहीं बता सकते कि इसका जो काम है कृषि और ग्रामीण विकास से रिलेटेड है, क्योंकि इसके नाम में ही तो वो है। और देखिए अब हम लोग इसका डिटेल पढ़ते हैं, वहाँ भी ये चीज़ दिखेगी। ग्रामीण हस्तशिल्प, गाँव और कृषि विकास के लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लोन नाबार्ड, मतलब जो है लोग नाबार्ड का रुख कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके की गतिविधि फिर से देखिए दोस्तों, ग्रामीण हस्तशिल्प, गाँव और कृषि विकास, ठीक है। और इसके अलावा जो है दोस्तों कई अन्य विशिष्ट बैंक हैं, ठीक है, जो देश को वित्तीय रूप से विकसित करने में मदद करने के लिए अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिर्फ यही तीन नहीं है ना, जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक भी है, ठीक है। नेशनल हाउसिंग बैंक जो कि होम लोन वगैरह के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके के और भी बैंक है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीन, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसलिए इनको डिस्कस करना जरूरी है। अब चलते हैं बैंकों के और नए प्रकार पे आगे। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है दोस्तों, लघु वित्त बैंक का, ठीक है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है।
ये कॉन्सेप्ट जो है कब आया है दोस्तों, आया है 2016 में, मतलब आप समझ सकते हैं 10 साल भी नहीं हो रहे हैं अभी इसको, ठीक है। आरबीआई जो है लाइसेंस देती है स्मॉल बैंक्स को, आप इसका नाम से समझ में आ रहा है, इसका नाम है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, ठीक है। पेन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा अपना स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस प्रकार के बैंक सूक्ष्म उद्योगों, छोटे किसानों और समाज के असंगठित क्षेत्रों को ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी देखभाल कर सकते हैं। ये बैंक देश के केंद्रीय बैंक द्वारा शासित होते हैं। इसका मतलब है कि इनको आरबीआई डायरेक्ट कंट्रोल करती है। मैंने बताया आपको लाइसेंस लेना वाला काम जो है वो आरबीआई का है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर होगा बात। आगे बढ़े अपन, चलिए देखते हैं अब आगे की स्लाइड में। दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है हमारा घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक जो है, ठीक है, ये एक साफ दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, इसका जो लिंक है वो ना सिर्फ हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था से लिंक होता है, बल्कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था उसको भी जोड़ता है। चलिए समझते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखिए, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति, ठीक है, कमेटी का नाम क्या है, बेसल समिति ने अक्टूबर 2012 में जो ये है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक से संबंधित अपनी रूपरेखा को अंतिम रूप दिया था। अब यहाँ पे समझिए दोस्तों कि बेसल समिति क्या है। तो एक ऐसी समिति है दोस्तों जो वर्ल्ड के जितने भी बैंक्स हैं ना, उनका एक ग्रुप है। तो ये डिसाइड करते हैं कि बैंकिंग जो है वो कैसा हो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बैंकिंग की वजह से नुकसान ना हो, है ना, क्योंकि बैंक्स ही हैं जो फाइनेंशियली रूप से देश को एक संतुलन प्रदान करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है। ऐसे में अगर बैंक फेल होते हैं तो उसका जो प्रभाव है सीधा अर्थव्यवस्था पर पड़ता है देश का, और उसका जो प्रभाव है पूरे जो सामाजिक गतिविधि है, राजनीतिक गतिविधि है, सब पे पड़ता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा और आगे अपने आगे की क्लास में। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो है इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बैंकों की विफलता का प्रभाव घरेलू अर्थव्यवस्था पर ना पड़े। जो बात मैंने आपको बताई सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई ने वर्ष 2014 में, ठीक है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक से संबंधित रूपरेखा को जारी किया था, ठीक है। तो रिजर्व बैंक के लिए घरेलू बैंकों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित करना और उनके प्रणालीगत महत्वपूर्ण स्कोर, है ना, के आधार पर उपयुक्त श्रेणी में रखना आवश्यक है। यानी यहाँ पे एक स्कोर भी मिलता है इनको, ठीक है, और इस स्कोर के आधार पर जो है उनका ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बैंक इतने बड़े होते हैं कि अगर फेल हुए तो समझिए कि अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे आप समझिए एग्जांपल में देखिए, एसबीआई को ही लीजिए, ठीक है, एसबीआई इसी श्रेणी में आता है। अगर मान लीजिए कि एसबीआई में ऐसा हो जाता है स्थिति कि एसबीआई डूबने लगता है, ठीक है, और बहुत नुकसान में आपके पैसे वापस नहीं कर पा रहे, सोचिए क्या हाहाकार मचेगा देश में, है ना, कैसी सिचुएशन बनेगी, ठीक है। तो ये जो बैंक होते हैं दोस्तों, ये टू बिग टू फेल हैं, इतने बड़े कि फेल हुए तो समझिए अर्थव्यवस्था टूट जाएगी पूरी। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। ये एक टाइप से आपको दोस्तों बैंक का पार्ट तो नहीं है निधि कंपनियां, पर इनका काम बैंकिंग से रिलेटेड ही है। ओके, देखिए एक निधि कंपनी गैर बैंकिंग है ना, नॉन बैंकिंग वित्त क्षेत्र में, यानी कि ऐसी कंपनी जो बैंक तो नहीं है लेकिन फिर भी फाइनेंस के एरिया में काम करती है, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, ये किसी बैंकिंग अधिनियम से नहीं बना है ना, ये कंपनी अधिनियम की जो धारा है 406 उसके तहत मान्यता प्राप्त है इसको, ठीक है। आरबीआई जो है दोस्तों इसको लाइसेंस नहीं देता है, ठीक, यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं और अपना काम चालू करते हैं, और इनका जो मुख्य व्यवसाय है अपने सदस्यों के बीच उधार लेना और पैसे देना है। दोस्तों एक और चीज़ होती है जो आपको समझना पड़ेगा, एनबीएफसी है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऐसी कंपनी जो नॉन बैंकिंग है लेकिन फाइनेंस का काम करती है, उसी का एक टाइप है निधि कंपनी जो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी निधि कंपनी काम कैसे करती है एक बार समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कम से कम 7 मेंबर्स का होना जरूरी है, 7 मेंबर्स होंगे इसमें, ठीक है। दूसरा चीज़ दोस्तों ध्यान रखने का ये है कि ये साउथ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है, इसीलिए हम लोग जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं हम लोग इतना ज़्यादा इसके बारे में सुने नहीं हैं, ठीक है, आमतौर पर जो लोकल हमारी नॉलेज होती है उसमें, ठीक है दोस्तों। और क्या है, ये ऐसे लोग जिसके मेंबर्स नहीं है, ये उनसे ना तो उधार ले सकते हैं ना उनको उधार दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों ये जो चीट फंड होता है, हायर परचेस फाइनेंस होता है ना, लीजिंग फाइनेंस होता है, इंश्योरेंस और सिक्योरिटी होता है, ये सब में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। उदाहरण के रूप में अगर आप समझें तो मैं क्वेश्चन बना दूं कि जो निधि कंपनियां होती हैं वो अपने गैर सदस्यों को भी ऋण प्रदान कर सकती हैं, जबकि ये गलत है, क्योंकि ये केवल अपने सदस्यों को ही ऋण प्रदान कर सकती हैं, ठीक है दोस्तों। पढ़ते समय भी आपको एक बार सोचना कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है। इसके लिए आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को देखिए, ठीक है, बहुत जरूरी है दोस्तों पीवाईक्यू को सॉल्व करना। हम लोग आगे जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी हम लोग बीच बीच में क्वेश्चन भी लेकर इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो सही लग रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। और एक मेरा निवेदन रहेगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से कंटेंट बना रहे हैं, सब्सक्राइब करिए दोस्तों ताकि मोटिवेशन प्रॉपर बने, है ना, हमारा भी। लाइक करिए और इसको प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। मैं क्लास को और इंटेंसिव और बेहतर करूँगा, ठीक है दोस्तों। धीरे धीरे चीज़ें जो है अभी स्टार्टिंग है तो आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, पर जैसे जैसे हम लोग रफ्तार पकड़ेंगे ना दोस्तों तो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, आप बोलेंगे कि वाह सर मज़ा आ गया बिल्कुल। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।